अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो साथी जजेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हम ख्याल ग्रुप हैं, उनके कुछ जो अरकान हैं वो कुछ मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। मुश्किलात कैसी हैं उन पे इस पर आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वो किस हिसाब से मुश्किल में है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दूं कि होता क्या है। जब किसी जज के खिलाफ दो किस्म की चीज़ें होती हैं, या कंप्लेन होती है प्राइवेट कंप्लेन जो कोई भी वकील कोई भी आम शहरी कर सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या फिर रेफरेंस होता है। रेफरेंस हमेशा वो है जो सदर मुमलिकत दायर करते हैं या गवर्नमेंट जो है वो सिफारिश करती है, उसकी सिफारिश पे सदर मुमलिकत जो वो रेफरेंस है उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करते हैं। जो हुकूमती रेफरेंस होता है या सदर का जो रेफरेंस होता है, सदारती रेफरेंस उसे कहते हैं, वो प्रायोरिटी बेसिस पे हमेशा डील किया जाता है। वो किसी के खिलाफ भी आए, या इवन के 186 का क्वेश्चन हो, चाहे किसी जज के खिलाफ हो, उसको प्रायोरिटी पे देखा जाता है। जो बाकी प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं वो रूटीन में आती रहती हैं। बाज़ औक़ात तो टेकअप भी उस वक्त होती हैं जब जज रिटायर हो चुके हों, बाज़ औक़ात इंटेंशनली, और ज़्यादातर बल्कि इंटेंशनली होता है। बाज़ औक़ात अनइंटेंशनली भी उनकी बारी नहीं आती या कंप्लेन में इतनी जान नहीं होती। प्रोसीजर फिर ये होता है कि जब कंप्लेन लॉग इन हो जाती है, जैसे कि आजकल हुई हुई हैं बहुत सारी कंप्लेंट्स, तो उसके बाद फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ साहब और मोहतरम सरदार तारिक साहब हैं, दो जो हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं, जो इस वक्त अहमद अली शेख साहब हैं जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में अगर शुमार किया जाए, और जस्टिस समीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये लोग इस वक्त सीनियर तरीन हैं। इसमें फिर होता ही है कि जो दो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट चेयरमैन होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो मामला भिजवाते हैं, उनको रेफ़र करते हैं कि ये जो कंप्लेन है इसका जायज़ा लें, इसमें कुछ जान है भी या नहीं। अगर तो वो जज साहब की राय ये आती है कि हाँ ये इसमें कुछ जान है, इसकी फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो इसमें कुछ प्राइमा फेशी एविडेंस ऐसा है जिससे कुछ ना कुछ मिल सकता है, तो फिर वो इंक्वायरी की सिफारिश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अगर तो वो ये कह दें कि जी तो एक अमूमी नौयत की सतही सदर किस्म की ये कंप्लेन है, इसमें कोई जान नहीं है, कोई एविडेंस साथ शो नहीं किया गया, कोई जानदार चीज़ नहीं है इसमें, या ये मैटर ऐसा है कि जो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में नहीं आता, तो इसलिए फिर उसको वहीं पे फारिग कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके ऊपर फिर आगे मज़ीद कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करती। अब मामला ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी कंप्लेंट्स काफ़ी पड़ी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस के खिलाफ जब कंप्लेन आती है तो आइन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चेयरमैन होंगे जुडिशल काउंसिल के, वो काउंसिल को हेड करेंगे। उनके खिलाफ रेफरेंस होगा तो कौन हेड करेगा, कायम मकाम चीफ जस्टिस का जिक्र आइन में नहीं है, ना ही किसी मौके पे ये सवाल आया है। जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके दौर में ये मामला हुआ था, तो उस वक्त फिर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस खलील रहमान रमदे कर रहे थे, उन्होंने इस क्वेश्चन को डील नहीं किया था। इसको वो तशरीह अगर कर देते तो ज़्यादा मुनासिब होता, ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सका। तो उन्होंने कहा था जब अप्रोप्रिएट कोई केस आएगा उसमें हम देखेंगे कि इस नुक्ते को कैसे डील करना है। तब से आज तक बाबर रिवाज साहब ने एक अमेंडमेंट भी डाली हुई है, वो सेनेट में अरसे से वो बिल पेंडिंग है कि आर्टिकल 209 में तरमीम की जाए कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जब रेफरेंस आए तो उसको हेड कौन करेगा जुडिशल काउंसिल को। अब मैटर ये है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ क्योंकि हेड करने वाला कोई नहीं है, तो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स थी मौजूदा उनके चीफ जस्टिस होते हुए, तो वो तो ज़ाहिर इंटरटेनेबल नहीं है क्योंकि हेड करने वाला कोई नहीं है। दूसरी जो कंप्लेंट्स आई हुई हैं, खासकर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं मोहतरम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ, जिन पे बहुत सारे वकला ने की हैं और उनके खिलाफ एलिगेशंस बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी लगाए, और कंप्लेंट्स दर कंप्लेंट्स उनके खिलाफ होते रही। तकरीबन 7 से 8 रेफरेंस जो इतलात हैं उसके कंप्लेंट्स हैं उनके खिलाफ आई हुई हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ हैं, कुछ और जजेस भी हैं जिनके खिलाफ हैं। मजमूई तौर पर 12 जजेस की जो कंप्लेंट्स हैं वो आई हुई हैं, और वो मार्क हुई हुई हैं मोहतरम जस्टिस सरदार तारिक साहब को, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद तीसरे नंबर पे, और चीफ जस्टिस को अगर निकाल के देखा जाए तो दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जज हैं आफ्टर जस्टिस काजी फाइजी साहब। तो वो क्योंकि जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनको मार्क हुई हुई हैं। अब उनके हवाले से बताया ये जा रहा है कि जो मोहतरम जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं वो इन दोनों छुट्टियों पे हैं, समर वेकेशन अपनी अवेल कर रहे हैं जो 12 सितंबर तक हैं। उन्होंने अब तक किसी भी जज की जो कंप्लेन है उसका जायज़ा नहीं लिया, जो वो खुद बता रहे हैं। जो उनसे जस्टिस मुसरत इलाली साहबा की और टेकिंग भी उनसे गुफ्तगू हल्की फुल्की हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं समर वेकेशन में काम नहीं करता, जब वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी, छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद वो इन कंप्लेंट्स को देखेंगे क्योंकि गजटेड छुट्टी में उन्होंने कहा मैंने कभी काम नहीं किया और ना ही मैं अब करने का इरादा रखता हूँ, इसलिए वो सारी कंप्लेंट्स अभी तक तो पड़ी नहीं है ऐसे ही।
12 सितंबर को जब कंप्लेंट्स ये छुट्टियां ख़त्म होंगी फिर वो कंप्लेंट्स का जायज़ा लेना शुरू करेंगे, फिर अपना ओपिनियन 1 बाय 1 उस पर रेंडर करेंगे चीफ जस्टिस को। अब 16 तारीख को जो है ना वो 15 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का टेन्योर है। 16 को मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और वो नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। उसके बाद जुडिशल काउंसिल की जो साख्त है उसमें तब्दीली आएगी, क्योंकि ऊपर काजी साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और नीचे फिर ऐड ऑन हो जाएंगे मोहतरम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस इनके सरदार तारिक साहब के बाद, क्योंकि तीसरे नंबर पर वो हैं तो वो फिर आगे आ जाएंगे। बाकी जो है ना वो सेम ही रहेंगे, जस्टिस अमीर भट्टी भी रहेंगे और जस्टिस अहमद अली शेख साहब भी रहेंगे। तो ये 5 रुकनी काउंसिल की जो है तश्कील यूँ होगी। उसके बाद होना ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जिनके खिलाफ काफ़ी मवाद आया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन पर कोई एसेट्स का ज़्यादातर इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने दुरुस्त नहीं बनाए या बनाए तो ज़ाहिर नहीं किए, पैसे कहाँ से है, मनी ट्रेल, काफ़ी चीज़ें उन पर एलिगेशंस लगाई गई। हालांकि उनके ज़्यादातर जो असासे हैं ऑलमोस्ट सारी एसेट्स उनके डिक्लेयर्ड हैं। उन्होंने जो घर का है उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत बड़ा घर ख़रीदा और ऐसे किया 2 घर उन्होंने छोटे बेचे और एक बड़ा लिया, ये उनका मौक़िफ़ है। इसी तरीके से चीज़ें सामने आई, बारह वो जुडिशल काउंसिल देखेगी क्या होना है। अब चीज़ ये है कि तलवार लटक रही है मजमूई तौर पर 12 जजेस के सर पे जिनकी कंप्लेंट्स आई हुई हैं और मार्क हुई हैं सरदार तारिक साहब को। रिसेंट कंप्लेंट्स जो आई हैं वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो साथी जजेस हैं उनके खिलाफ हैं। अगर सिर्फ इन्हीं की बात की जाए तो जुडिशल काउंसिल में अगर हम नंबर गेम के ऊपर जाएँ, इस बात को मानते हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग है और 2 ग्रुप्स हैं, एक लाइक माइंडेड ग्रुप कहा जाता है, एक को काजी साहब का ग्रुप कहा जाता है, या जिनको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है बाज़ साफ़ियों की जानिब से या बाज़ तज्ज़िया कारों की जानिब से। उसमें एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी होंगे और एक अमीर भट्टी साहब होंगे जो गालिबन इन जजेस की सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एजाज साहब के खिलाफ अपने खिलाफ रेफरेंस आएगा तो फिर वो काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते, फिर मंसूर अली शाह साहब जो उनके पास सीनियर मोस्ट है वो इसका हिस्सा होंगे। और अगर अमीर भट्टी साहब के खिलाफ रेफरेंस आता है तो फिर वो उसमें नहीं बैठ सकेंगे। जब उनके खिलाफ कंप्लेन की कार्रवाई होगी फिर उनकी जगह जो उनके पास सीनियर मोस्ट होंगे गालिबन बलोचिस्तान वाले होंगे नईम अख्तर अफगान साहब, या वो बैठेंगे या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब इसका हिस्सा होंगे। तो मेजॉरिटी जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस के जो कहने की एंटी ग्रुप है या इंडिपेंडेंट ग्रुप है उनकी होगी। इस मौके पे बड़ा इजी हो जाएगा जो सिटिंग जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मायती हैं उनको उहदों से हटाना बरतरफ करना। रेफरेंस में जान अगर हुई तो ऑब्वियसली तभी होगा। हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि सब लोग जो तमाम जजेस हैं ऑनरेबल खासकर सरदार तारिक साहब से तो मुझे पूरी उम्मीद है उन्होंने हमेशा कानून के मुताबिक ही चला, कानून के मुताबिक ही फैसले किए हैं और आइंदा भी वैसे ही करेंगे। ओपिनियन अपना जो भी देंगे इंडिपेंडेंट होगा और बगैर किसी पर्सनल ग्रज के होगा, क्योंकि वो इस किस्म के बंदे नहीं हैं कि वो पर्सनल ज़ाती किसी से गुस्सा निकालें। इश्यूज़ होते रहते हैं, सबके होते हैं, लेकिन वो एक फेयर आदमी है। अगर इनके इस ओपिनियन खिलाफ आ जाता है मुज़ाहिर नकवी साहब के, जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू करेगी, उन्हें शोकॉज करेगी, वो ही हैज़ द राइट टू चैलेंज इट अंडर 184(3). और मौजूदा चीफ जस्टिस रिलीफ क्या दे सकते थे कि अगर वो 184(3) में चैलेंज होता, ओपिनियन उनके दौर में आ जाता तो बेंच तश्कील देते। वो बेंच वो तश्कील देते जिसमें ज़्यादातर उनके हामी जजेस होते या टोटली उनके हामी होते या फिर 1-2 बाय दूसरे होते और ज़्यादा वो अपने लोगों को डाल के या अपने सॉफ्ट कार्नर वालों को डाल के तो केस क्लियर करवा सकते थे। अब क्या होना है आगे चल के आफ्टर 15 सितंबर काजी साहब ने बेंच बनाना है, क्योंकि जो जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हों वो ऐसा केस नहीं सुन सकते क्योंकि उन्होंने काउंसिल में सुनना होता है। बाकी जजेस में जो अभी तो 8-8 की पोजीशन है, जब बंदियाल साहब ने रिटायर हो जाना है तो फिर 2 जजेस क्योंकि और आने, एक सीट खाली से खाली है, एक बंदियाल साहब की खाली हो जाएगी। जब वो हो जाएगा मामला तो फिर ये बात हो जाएगी 10 के ऊपर। फिर अगर वो अब 3 जजेस आप जुडिशल काउंसिल के निकाल दें तो पीछे बच जाएंगे 14 में से वो 11 रुकनी बेंच बनाएं, 13 रुकनी बेंच बनाएं या जो भी बनाएं, तो वो फिर इस अंदाज में बनेगा या 5 मेंबर बने, 7 मेंबर बने। वो जो डिसाइड करेगा रेफरेंस का फेट, कंप्लेन का फेट, कि उसको चलने देना चाहिए काउंसिल में, वहाँ फैसला हो या वो पहले ही कलअदम करार दे देंगे उसको, ये फिर उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन ये बड़ी टेक्निकल सी गेम होगी और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हामी वकला हैं, सॉरी जो हामी जजेस हैं, उनके लिए आगे मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। तो एक तलवार लटक रही है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की और जस्टिस काजी फाइजा साहब की, जब जस्टिस काजी साहब का केस चल रहा था उसमें बहुत उनकी आपस में नोक झोंक होती रही है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है कि किस अंदाज में दोनों की तल कलामियाँ और लड़ाइयाँ होती रही हैं उस प्रोसीडिंग के दौरान। तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मुश्किल वक्त ज़रूर है
آئندہ کے جو 13 مہینے ہیں وہ چیف جسٹس موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے جو کہہ لیں کہ دوست ہیں یا ان کے حامی جو ججز ہیں ان کے لیے. تو خاص کر جو 3 نام میں نے دوبارہ لیے ہیں دوبارہ لے دیتا ہوں: جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر. ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو اچھے بینچز نہ ملیں، اچھے کیسز نہ ملیں. جس طرح سے کمپلین دوسری کچھ ججز کی رہی ہے کہ کیس مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی، یا اگر ملیں بھی تو یہ پہلے تو رہیں گے عہدوں پہ یا نہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. کیونکہ اگر سپریم کورٹ ان کی بات نہیں سنتی، کمپلین چیلنج کرتی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جاتی، کونسل ان کی بات نہیں مانی جاتی، تو پھر عہدے سے جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. پھر یہی ہوتا ہے کہ عموماً ججز ریزائن کر دیتے ہیں تاکہ ان کو مراحت ملتی رہیں، پینشن ملتی رہے. تو جیسے ماضی میں کئی ججز کر چکے ہیں جو ریٹائر جو نہیں کرتے، مقابلہ کرتے ہیں آخر تک، پھر وہ پینشن اور ان چیزوں سے بھی جاتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کے یہ کیا ایک اونٹ جو ہے نا کس کروٹ بیٹھتا ہے. البتہ مشکل ٹینیور ضرور شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جو ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو بعض ججز ہیں وہ ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور پلاننگز بھی چل رہی ہیں آگے کہ فیوچر میں کس طرح چلنا ہے، کس انداز میں چلنا ہے. وہ ساری چیزیں ابھی سے ہی طے ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک انفارمیشن تھی، اپڈیٹ تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے حامی ججز کی مشکلات کے حوالے سے جو آگے چل کے ان کو فیس کرنی ہے. لیٹ سی. بہرحال دعا یہی ہے سب کی کہ اللہ اس ملک کی اور جوڈیشری سمیت تمام اداروں کی ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل کرے تاکہ سب لوگ ملک کا سوچیں، اور ذاتی اگر کسی کی رنجشیں ہیں بھی تو ان کو بلا کر ملک کا سوچ کے، اداروں کا بہتری کا سوچ کے آگے چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.